नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम मिडल पैलियोलिथिक एज यानी कि मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आइए पहले समझ लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में बात की कि हमने प्री हिस्ट्री को कई भागों में डिवाइड किया है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। तो इसमें जो सबसे पहला भाग है वो प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल को हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले एक तो पुरा पाषाण काल में यानी कि पैलियोलिथिक एज में, दूसरा हमने डिवाइड किया है मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज में, और तीसरा नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज में हमने इसे डिवाइड किया है। आगे चल कर के हमने पुरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज को भी 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसे हम इसका पुरा पाषाण काल का जो पहला भाग है वो है पूर्व पुरा पाषाण काल, जिसे हम इंग्लिश में लोअर पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल यानी कि मिडल पैलियोलिथिक एज, और तीसरा है अपर पैलियोलिथिक एज या उच्च पुरा पाषाण काल। इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर ली थी। इस डिवीज़न को हमने समझ लिया था और इसे हमने भूगर्भिक समय सारणी के साथ भी मैच करने की कोशिश की थी। आज हम जिसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो है आपका मध्य पुरा पाषाण काल या मिडल पैलियोलिथिक एज, जो कि 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व तक अस्तित्व में रहता है। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। मिडल पैलियोलिथिक एज जो है यानी कि मध्य पुरा पाषाण काल जो है, उसकी पहचान 1960 के दशक तक एक अलग चरण के रूप में नहीं की गई थी। 1960 के दशक के बाद जब एच.डी. संकालिया के द्वारा महाराष्ट्र में नेवासा नामक स्थान पर सबसे पहले मध्य पुरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की गई, तब इस युग के बारे में पता चला। इससे पहले हमने पूर्व पुरा पाषाण कालीन औजारों के बारे में पढ़ा था, जिनमें मुख्यतया चॉपर, चॉपिंग इस तरीके के या हैंडेक्स इस तरीके के उपकरण जो हैं वो हमने देखे थे, जो कि बहुत बड़े बड़े उपकरण थे। मध्य पुरा पाषाण काल की पहचान क्योंकि नेवासा नामक स्थान पर प्राप्त औजारों के माध्यम से की गई, अतः इसे नेवासाई चरण की संज्ञा भी दी जाती है। अनेक प्रागैतिहासिककार यद्यपि यह मानते हैं कि यह जो मध्य पुरा पाषाण काल है वो बाहर से एक तरीके की सांस्कृतिक घुसपैठ है, लेकिन अनेक ऐसे स्थल प्रकाश में आए हैं जहां पर कच्चे माल में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इसका तात्पर्य यह है कि पूर्व पुरा पाषाण कालीन जो औजार है, जिनमें क्वार्टजाइट मुख्यतया रॉ मटेरियल या कच्चे माल के रूप में काम में आया औजारों के निर्माण के लिए, वहीं मध्य पुरा पाषाण काल में औजारों के निर्माण के लिए रॉ मटेरियल चेंज हो जाता है। अब जैस्पर, चर्ड, फ्लिंट जैसे अन्य तरीके के पत्थर जो हैं वो उपयोग में लाए जाने लगते हैं। तो इस वजह से कई प्रागैतिहासिककार यह मानते हैं कि यह बाहर की सांस्कृतिक घुसपैठ है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारे ऐसे मध्य पुरा पाषाण कालीन स्थल प्रकाश में आए हैं जहाँ पर पूर्व पुरा पाषाण काल यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज और मिडल पैलियोलिथिक एज में कच्चे माल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह पूर्व पुरा पाषाण काल या लोअर पैलियोलिथिक एज का ही एक कंटिन्यूएशन था। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसे इलाके प्राप्त हुए हैं जहां पर इसे पूर्व पुरा पाषाण काल के शल्क तत्व से अलग करना कठिन हो गया है, जो फिर से इसे भारतीय भूमि का ही घोषित करता है। शल्क को हम इंग्लिश में फ्लेक कहते हैं। ये सब कुछ टेक्निकल चीजें जो हैं वो हमने पिछले वीडियोस में समझ ली थी। तो मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके औजारों के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। इस काल में जैसा कि हमने कहा कि लोअर पैलियोलिथिक एज में जहाँ क्वार्टजाइट का प्रयोग किया जा रहा था कच्चे माल के तौर पे, वहीं अब जैस्पर, चर्ड, फ्लिंट इनका प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। इन चमकदार शिलों का औजार निर्माण हेतु प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही इस काल के उपकरणों की तकनीक में भी कोई सुस्पष्ट अंतर देखने को
नहीं मिलता है। लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्रोड उपकरणों की बात की थी। क्रोड और फ्लेक क्या है इसको हमने पिछले वीडियो में समझा था। अगर आप फिर से समझना चाहते हैं तो आप पिछले लेक्चर को रिपीट कर सकते हैं। क्रोड जो है वो एक बड़ा पत्थर होता है, उस पर एक छोटे पत्थर से प्रहार किया जाता है और उस प्रहार के कारण बड़े पत्थर से जो छोटे छोटे टुकड़े अलग होते हैं उनको शल्क या फ्लेक कहा जाता है। अब यहाँ पर एक लवालवाई तकनीक का जो है वो रेफरेंस आ रहा है। लवालवाई तकनीक एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से शल्क या फ्लेक अलग हो रहे हैं बड़े पत्थर पर जब हम प्रहार कर रहे हैं किसी भी चीज से, और जो उससे फिर छोटे छोटे पत्थर अलग हो रहे हैं जिसे हम शल्क कह रहे हैं, उस शल्कों के द्वारा भी औजार बनाने का ट्रेंड जो है वो अब हमें देखने को मिलता है। और उसमें हम देख रहे हैं कि लवालवाई तकनीक का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। यह तकनीक क्या है इतना ज़्यादा डिटेल समझना अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। शल्कों की अधिकता के कारण इस समय की जो संस्कृति है उसे शल्क या फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। इस समय के जो प्रमुख औजार हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला औजार है खुरचनी, जिसे हम इंग्लिश में स्क्रैपर के नाम से जानते हैं। जब कोई एक मोटा शल्क का मतलब जैसे हमने समझा कि बड़े पत्थर पर किसी और चीज से प्रहार जब हम कर रहे हैं और उससे जो छोटे छोटे टुकड़े अलग हो रहे हैं उसे शल्क कहा जाता है। और जब कोई एक मोटा शल्क अलग किया जाता है तो उसके एक किनारे की या उसके बहुत सारे किनारों की घिसाई जब कर दी जाती है तो खुरचनी या स्क्रैपर का निर्माण होता है। यह जो खुरचनी होती है इसमें जब काम करने वाला जो किनारा है वो शल्क के अंत में होता है तो उसे अंत्य खुरचनी कहते हैं। जैसा कि अब फोटो में यहाँ पे देख पा रहे हैं ये अंत्य खुरचनी है और इसमें जो काम करने वाला किनारा है वो एक तरीके से ये शल्क है जो कि इस बड़े पत्थर से अलग किया गया है। तो इस शल्क के अंत में जब काम करने का किनारा है तो उसे हम अंत्य खुरचनी या एंड स्क्रैपर कहते हैं। और अगर यही काम करने वाला किनारा इसके साइड में होता तो इसे हम पार्श्व खुरचनी या साइड स्क्रैपर कहते। स्क्रैपर का प्रयोग जो है वो मुख्यतया पेड़ों की छाल या जानवरों का चमड़ा उतारने के लिए किया जाता था। तो यह मध्यपुरा पाषाणकालीन उपकरण है खुरचनी या स्क्रैपर। इसके बाद हम बात करते हैं आइए आगे अन्य औजारों के बारे में, जिसमें से एक औजार जो है वो है वेधनी या पॉइंट। वेधनी या पॉइंट किस तरीके से बनाया जाता है, जब कोई एक शल्क है उसके एक जगह मिलने वाले दोनों किनारों की एक साथ घिसाई कर दी जाती है तो एक नुकीला सिरा बनता है। यहाँ पे ये जो फोटो है उसमें पॉइंट शो किए गए हैं, जैसे किसी शल्क की या किसी पत्थर की जो एक साथ मिलने वाले किनारे हैं यहाँ पे जो मिल रहे हैं उनको घिसाई करके एक नुकीला सिरा अगर बना दिया जाता है तो पॉइंट का निर्माण होता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पॉइंट है मतलब नुकीला सिरा होगा। तो ये वेधनी या पॉइंट जो है वो भी मध्यपुरा पाषाणकालीन औजार है। इसके साथ ही अगला जो औजार इस समय महत्वपूर्ण है वो है वेधक या बोरर। यह मोटे शल्कों से लेकिन छोटे शल्कों से तैयार किया जाता है। शल्क मोटे हैं लेकिन छोटे हैं और इसका जो बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है उसमें एक मोटी नोक होती है। इस तरीके के उपकरण को हम वेधक या बोरर के नाम से जानते हैं। अगला उपकरण जो है इस समय का वो है तक्षणी या ब्यूरिन। यह भी शल्क या फलक से बनाया जाने वाला औजार है। यह आधुनिक पेचकस के जैसा होता है। पेचकस हम सभी ने देखा ही है। ये ब्यूरिन की इमेज है और इसका उपयोग मुलायम पत्थरों, हड्डियों या गुफाओं की दीवारों पर नक्काशी के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त तक्षणी या ब्यूरिन का उपयोग लकड़ी या हड्डियों में छेद करने के लिए भी किया जाता था। यानी कि आज के पेचकस से जिस तरीके के उपयोग हो सकते हैं वो उस तरीके के उपयोग जो है वो तक्षणी या ब्यूरिन से किए जाते थे। ये जो इमेज है वो बोरर की इमेज है जो कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुई है। बोरर जिसे हमने पिछली स्लाइड में समझाई है। तो इस तरीके से हमने बात की है मध्यपुरा पाषाण काल के प्रमुख औजारों के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं मेनली मध्यपुरा पाषाण काल की प्रमुख ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या भौगोलिक वितरण के बारे में। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के एरिया की, तो महाराष्ट्र में नेवासा
क्योंकि हमने बात की जैसे कि सबसे पहले इस चरण की पहचान जो है वो नेवासा से की गई है और इसलिए इसे नेवासाई चरण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित नेवासा जो है वो मध्यपूरा पाषाणकालीन स्थल है और इसी के पास स्थित चिरकी ये भी मध्यपूरा पाषाणकालीन स्थल है, जो कि मेनली आपके आवास स्थल भी है और उसके साथ साथ फैक्ट्री स्थल भी है। आवास स्थल से तात्पर्य है कि वहाँ पे इस समय पर मनुष्य का निवास था और फैक्ट्री स्थल से तात्पर्य है कि वहाँ पर इस समय पे औजारों का निर्माण मुख्यतया किया जा रहा था। तो महाराष्ट्र के बारे में बात करने के साथ साथ अब हम समझते हैं नेक्स्ट जो है वो है आपके राजस्थान। तो राजस्थान में जो मध्यपूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं वो मेनली लाल भूरी मिट्टी से प्राप्त हुए हैं और यह मिट्टी जिस प्रकार की है, इस प्रकार की मिट्टी में जब ये अवशेष प्राप्त हुए हैं तो ये निम्न पूरा पाषाण काल या लोअर पैलियोलिथिक एज की तुलना में ज़्यादा आर्द्र जलवायु यानी कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी, इस वजह से ज़्यादा वनस्पति और पानी की ज़्यादा उपलब्धता को इंगित करता है। थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा जो है वो इस समय पे ये आपके थार मरुस्थल की एक तरीके से पूर्वी सीमा है, जो एक तरीके से इस समय पे बसावट जो है मध्यपूरा पाषाणकालीन मानव की वो इस पूर्वी सीमा के पश्चिम की तरफ है, यानी कि इस इलाके में। तो इस वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि अजमेर से आपके लूनी नदी का भी उद्गम होता है जो कि जालोर बाड़मेर होते हुए फिर आगे जाती है। तो इस एरिया में यहाँ पे मध्यपूरा पाषाणकालीन स्थलों का संकेंद्रण जो है वो ज़्यादा है। इसी वजह से जो इतिहासकार BN मिश्र हैं उनके द्वारा इसे लूनी उद्योग या फिर लूनी इंडस्ट्री की भी संज्ञा दी गई है। थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा इस समय बसावट हेतु आदर्श क्षेत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने देखा कि लूनी नदी विद्यमान है, तो इस वजह से मीठे जल की भी उपलब्धता है और औजारों के निर्माण के लिए कच्चा माल भी यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे कि हम यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं, बूढ़ा पुष्कर, होकरा, मोगरा पहाड़ियाँ, ये सब लूनी नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें संकेंद्रित है। इसके अलावा राजस्थान के साथ ही अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में इस समय पे बेलन नदी घाटी जो है वो प्रमुख क्षेत्र है यहाँ पे मध्यपूरा पाषाणकालीन मानव के निवास का। और उसके साथ ही मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो इनका प्रमुख स्थल है। भीमबेटका के बारे में हमने लोअर पैलियोलिथिक एज में भी बात की थी। तो बिहार में सिंहभूम और पलामू का जो जिला है वो इनका मुख्य निवास स्थान है। तो इस तरीके से हमने मध्यपूरा पाषाणकालीन मानव जो है उसके आवास स्थलों के बारे में, उनके भौगोलिक वितरण को समझा है और इनका जो भौगोलिक वितरण है वो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में उतना नहीं है जितना कि प्रायद्वीपीय भारत में है, जिसका प्रमुख कारण है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी कि पंजाब और ये जो एरिया है वहाँ पर इस समय उपयुक्त कच्चे माल का अभाव है। तो इस वीडियो में हमने बात की है मध्यपूरा पाषाणकालीन औजारों के बारे में, इस समय की संस्कृति के बारे में और इसके भौगोलिक वितरण के बारे में। धन्यवाद।